नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम सुरेश धर दुबे आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। ज्योग्राफी में हमने सबसे पहले इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पर डिस्कशन किया है। अब जो हमारा सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इसके अंतर्गत हम लोग जो भारत की पर्वत संरचनाएं हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस पर्वत संरचनाओं में हमने दो पार्ट में इसको विभक्त करके पढ़ेंगे। इसकी जो पहली संरचना है उसमें हम लोग हिमालय का कंप्लीट अध्ययन करेंगे और सेकंड पार्ट में जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम हिमालय का सामान्य परिचय से संबंधित एक ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं। उसी में हमने आप लोगों से यह डिस्कस किया था कि जो हिमालय है उसको बेसिकली 3 रेंज में विभक्त किया जाता है। एक होता है ग्रेट हिमालय, एक होता है लघु हिमालय, एक होता है शिवालिक हिमालय। लेकिन अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हम लोग ट्रांस हिमालय को भी इसी दौरान पढ़ लेते हैं। तो हमने कल वाले वीडियो में यह डिटेल में डिस्कशन किया है कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को अलग करने वाली संरचना को क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय लघु हिमालय को अलग करने वाली संरचना को क्या कहते हैं, लघु और शिवालिक के बीच में कौन सी घाटी है तथा शिवालिक और गंगा के मैदान में कौन सी घाटी है, सब पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो आज जो हमारा अध्ययन होगा इसमें सबसे पहला जो हिमालय का पार्ट है वह है ट्रांस हिमालय। तो आज हम देखेंगे कि ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ट्रांस हिमालय को कितने पार्ट में विभक्त किया जाता है, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं तथा ट्रांस हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। इन सभी बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। शेष जो हिमालय है उसके लिए हम अलग से वीडियो पर कार्य करेंगे। तो देख लेते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है यानी जिस हिमालय की हम बात कर रहे हैं, यह हिमालय की वास्तविक उत्पत्ति के पहले की संरचना है जो तिब्बत के पठार का पार्ट है। तो इसी हिमालय को हम लोग 2-3 नामों से जानते हैं। तो देख लेते हैं कि ट्रांस हिमालय को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो जो ट्रांस हिमालय है इसी को कुछ लोग टेथिस का हिमालय कहते हैं, कुछ लोग इसी को पार हिमालय कहते हैं, कुछ लोग इसी को तिब्बत का हिमालय कहते हैं। कारण जहाँ पर यह हिमालय की संरचना आज वर्तमान में स्थित है, अतीत में यहाँ पर टेथिस सागर था जियोसिंक्लाइन के रूप में, भूसन्नत के रूप में, और उसी से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसलिए ट्रांस हिमालय को हम लोग टेथिस का हिमालय भी कहते हैं। पार हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हिमालय के बाहर की संरचना है, मेन हिमालय का यह पार्ट नहीं है। इस दृष्टिकोण से इसे हम पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, एक आएगा वाह्य हिमालय। वाह्य हिमालय अलग है और पार हिमालय अलग है। वाह्य हिमालय जो शब्द है यह शिवालिक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि पार हिमालय शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, टेथिस के लिए, नहीं, टेथिस हिमालय या ट्रांस हिमालय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी हिमालय को एक और नाम दिया जाता है तिब्बत का हिमालय, क्योंकि तिब्बत के पठार का ही एक क्या है, उत्थिप्त भूखंड है। क्योंकि जब भारतीय प्लेट तिब्बत के पठार से टकराई तो तिब्बत के पठार का ही कुछ जो भाग उठ गया है, उसी से ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इस ट्रांस हिमालय को हम लोग टेथिस का हिमालय, पार हिमालय और तिब्बत का हिमालय नामों से जानते हैं। अगर इसका आप लोकेशन देखें भारतीय मानचित्र के अनुसार, तो इसे आप ज़्यादातर जम्मू कश्मीर वाले सेक्शन में और कुछ तिब्बत वाले सेक्शन में देख सकते हैं। यहीं पर आपका क्या है, ट्रांस हिमालय है। तो हम यह देखेंगे कि ट्रांस हिमालय में कितनी संरचनाएं हैं और उनका लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो पहले इसको हम एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं और फिर उसी का हम लोग पीपीटी देख लेंगे कि इससे संबंधित कौन कौन से पॉइंट हैं। तो यहाँ पर हम इसका एक फ्लो चार्ट बना देते हैं। अगर आप देखें
तो जो ट्रांस हिमालय है यानी जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, किसी और स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। हमने अभी जहाँ पे ड्रॉ किया था जम्मू कश्मीर का और कुछ तिब्बत का पार्ट, वहीं का डिस्कशन कर रहे हैं। वहाँ पर है ट्रांस हिमालय। तो जो ये ट्रांस हिमालय है, क्या है, ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय के उत्तर में, कहाँ पर, ट्रांस हिमालय के उत्तर में यहाँ पर है तिब्बत का पठार। क्या है, तिब्बत का पठार है। और इसके अगर दक्षिण में बात करें तो यहाँ पर है ITSZ, जिसको कहते हैं इंडस सांगपो सचर जोन। इस ट्रांस हिमालय को 3 खंड में विभक्त किया जाता है, यानी पूरा ट्रांस हिमालय एक सीरीज नहीं है बल्कि उसमें भी कई पार्ट हैं। तो उसका जो सबसे पहला पार्ट होता है या जो सबसे उत्तर में है उसका नाम है कराकोरम। क्या नाम है, कराकोरम। कराकोरम सीरीज है ट्रांस हिमालय का। इसी में एक है जिसका नाम है लद्दाख और एक है जिसका नाम है जास्कर। तो ट्रांस हिमालय को 3 पार्ट में विभक्त करके पढ़ा जाता है। ट्रांस हिमालय के उत्तर में है तिब्बत का पठार, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है ITSZ। यही ITSZ ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को अलग करने वाली एक घाटी है, जिसमें एक तरफ सिंधु नदी प्रवाहित होती है तो दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। इस ट्रांस हिमालय को 3 भागों में विभक्त करते हैं, एक है कराकोरम, एक है लद्दाख और एक है जास्कर। जो लद्दाख है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट सारामती। क्या नाम है, माउंट सारामती। आप कह सकते हैं कि लद्दाख की जो सबसे ऊंची पर्वत संरचना है उसका नाम क्या है, माउंट सारामती। ये तीनों जो संरचनाएं हैं यह जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में। 3 की तीनों कहाँ पर पाई जाती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में हैं। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो ये कराकोरम वाला सेक्शन है, इसी कराकोरम का जो विस्तार, कराकोरम का जो विस्तार तिब्बत में है, कहाँ पर है, इसका हम कह सकते हैं तिब्बतीय विस्तार। कौन सा विस्तार, तिब्बतीय विस्तार को हम कहते हैं कैलाश रेंज। क्या नाम देते हैं, कैलाश रेंज है। यानी जैसे हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, यह कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय में ही है, लेकिन ट्रांस हिमालय के किस सेक्शन का वह पार्ट है, तो कराकोरम का पार्ट है। यानी इसी कराकोरम का जो विस्तार तिब्बत में हो गया है उसी का नाम है कैलाश रेंज। और इसी कैलाश रेंज के समीप में ही पाया जाता है एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। तो इसी कैलाश रेंज के पास में ही क्या है, मानसरोवर झील है। क्या है, मानसरोवर झील। और इसी झील से 3 नदियां निकलती हैं। एक का नाम सिंधु है जो सिंधी खबाब और गारतंग से निकलती है। इसी झील के हम कह सकते हैं कि उसका नाम है चेमायुंग दंग हिमानी, वहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकलती है। और इसी के राकस ताल से कौन निकलती है, सतलज। तो शायद आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि जिस ट्रांस हिमालय की हम बात कर रहे हैं, यह ट्रांस हिमालय 3 पार्ट में है। इसका जो सबसे उत्तरी भाग है, जम्मू कश्मीर का जो सबसे उत्तरी भाग है, अभी उसको हम मैप में देख लेंगे, उसका नाम है कराकोरम। फिर उसके दक्षिण में जो है वो है लद्दाख, और उसके भी दक्षिण में कौन है, जास्कर। तो इस प्रकार ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख की जो सबसे ऊंची पर्वत संरचना उसका नाम है माउंट सारामती। क्या नाम है, माउंट सारामती। और इसी कराकोरम का जो विस्तार तिब्बत में है उसी का नाम है कैलाश रेंज, और वहीं पर है मानसरोवर झील। इसी मानसरोवर झील से सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं
कि जो एक कराकोरम और लद्दाख है, इसके मध्य में यानी इन दोनों को अलग करने वाली कोई न कोई संरचना होगी। उसका नाम है यहाँ पर एक संरचना जिसको कहते हैं श्योक नदी। क्या कहते हैं? श्योक नदी, जो कराकोरम को लद्दाख से अलग करती है। यानी उत्तर में कराकोरम, उसके बाद है कौन सी नदी? श्योक नदी, उसके बाद है लद्दाख, फिर बीच में जो संरचना आ जाती है उसका नाम क्या है? ITSZ। क्या नाम है? ITSZ। अभी आप ऊपर देख रहे हैं कि हमने क्या लिखा है कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है ITSZ, जबकि वास्तविकता में यह जो ITSZ है यह ट्रांस हिमालय के दक्षिण में नहीं है, बल्कि ट्रांस हिमालय के ही लद्दाख और जास्कर के मध्य में है। लेकिन जब आप इसको दूर से देखते हैं, इसी को हम थोड़ा मैप में दिखा देते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां पर हम बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक है, यहां पर है कराकोरम। कौन है? ए है कराकोरम। इसके बाद यहां पर देख रहे हैं ए है लद्दाख, और यहां पर कौन है? जास्कर। तो इसी कराकोरम और जास्कर के मध्य से जो नदी गुजरती है उसका नाम हम लोग देते हैं क्या? यहां पर एक नदी गुजरती है जिसका नाम है श्योक। क्या नाम है? श्योक। इसी का नाम है श्योक। और फिर हम बात करें अगर कि यहां पर देख रहे हैं जास्कर। क्या? जास्कर और लद्दाख के मध्य में कौन गुजरती है? यहां से, यहीं से गुजरती है ITSZ। कौन गुजरती है? ITSZ। और इसके नीचे आप देखेंगे तो यहां पर है ग्रेट हिमालय। क्या है? ग्रेट हिमालय। तो वैसे यह जो ITSZ है, जब आप दूर से देखते हैं तो यह नजर आता है कि पूरा ट्रांस हिमालय इस ITSZ के किधर है? उत्तर में है। लेकिन जब आप जूम करते हैं, उसको करीब से देखते हैं, तो यह नजर आता है कि लद्दाख और जास्कर के बीच से ITSZ गुजर जाती है। हम यह क्यों कह रहे हैं कि यह जास्कर और लद्दाख के मध्य से गुजरती है, जबकि देख रहे हैं कि जास्कर को यह कट कर देती है? यह इस आधार पर कहा जाता है कि ये जो जास्कर रेंज है, यह जास्कर रेंज आप देखेंगे यहां पर, ये जो जास्कर है, वैसे यहां से अगर गुजर रही, देखो सिंधु नदी यहीं से गुजर रही है, यानी ITSZ यही है। तो जास्कर की जो उत्पत्ति है वो कहां पे है? इस ग्रेट हिमालय में है। जास्कर की उत्पत्ति कहां है? ग्रेट हिमालय में है। लेकिन विस्तार कहां पर है? ट्रांस हिमालय में। क्योंकि ट्रांस हिमालय की क्या बाउंड्री है? यही ITSZ। तो ITSZ के उत्तर में क्या है? ट्रांस हिमालय। और इस ITSZ के दक्षिण में क्या है? ग्रेट हिमालय है। तो जब दूर से आप देखेंगे तो यह नजर आएगा कि ITSZ पूरे ट्रांस को अलग करती है ग्रेट से, जबकि वास्तव में जब करीब से देखते हैं तो यह नजर आता है कि यह पूरे ट्रांस के दक्षिण में नहीं है, बल्कि इसी जास्कर को ही कट कर देती है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि यह लद्दाख और जास्कर को अलग करती है। क्यों? क्योंकि जास्कर की जो वर्जिन है वो यहां मानी जा रही है, लेकिन विस्तार कहां तक है? ट्रांस हिमालय में है। तो इसी आधार पर हम कहते हैं कि जो जास्कर है, जास्कर की उत्पत्ति तो होती है ग्रेट हिमालय में, लेकिन विस्तार कहां पर है? ट्रांस हिमालय में। और इसी आधार पर यह भी कहा जाता है कि लद्दाख और जास्कर को अलग करने वाली संरचना का नाम क्या है? ITSZ। और यहां पर कौन है? यहां पर है श्योक। और यही जब सिंधु आगे बढ़ती है तो यही श्योक घूम करके आती है और क्या बन जाती है? इसकी सहायक बन जाती है। तो आप इसी आधार पर कहते हैं कि जो श्योक है, जो कराकोरम और लद्दाख को अलग करने वाली संरचना है, उसको हम कहते हैं कि यह सिंधु की सहायक है। किसकी सहायक है? यह सिंधु की सहायक है। लेकिन किधर की सहायक है? अगर सिंधु इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो यह इसका कौन सा एरिया होगा? ये राइट हैंड होगा। कौन सा होगा? राइट हैंड होगा। तो हम कह सकते हैं
कि हिमालय के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है काराकोरम जो उत्तर वाला है, उसके दक्षिण में कौन है? लद्दाख, उसके दक्षिण में कौन है? जास्कर। लेकिन जास्कर के बारे में क्या विशेष है? जास्कर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी उत्पत्ति है, क्या इसकी उत्पत्ति ग्रेट हिमालय में है, लेकिन विस्तार, क्या इसका विस्तार कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय में है। क्योंकि इसका जो वर्जिन वाला पार्ट है वो कहाँ पर है? ग्रेट हिमालय में है, और उसी के बाद ITSZ इसको कट कर देती है। लेकिन चूंकि हम जो डिवाइडर लाइन है ITSZ, यह किस आधार पर लेते हैं? वर्जिन के आधार पर। तो लद्दाख और जास्कर के मध्य से ही कौन गुजरती है? ITSZ, यानी सिंधु नदी। यहाँ से कौन गुजरती है? यह सिंधु है। और जो श्योक है वह कहाँ से गुजरती है? इस लद्दाख और काराकोरम के मध्य से। और यह श्योक जो है क्या है? इसकी सहायक है। क्या है? सहायक है सिंधु की। लेकिन किस हैंड की सहायक है? राइट की सहायक है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि जो श्योक नदी है यह किसको किसको अलग करती है? तो काराकोरम और लद्दाख को अलग करती है। जबकि ITSZ किसको किसको अलग करती है? तो लद्दाख और जास्कर को अलग करती है। चूंकि जास्कर को लद्दाख से अलग करने वाली संरचना ITSZ है, इसी आधार पर हम ये कह देते हैं कि जास्कर की उत्पत्ति तो हुई है ग्रेट हिमालय में, लेकिन इसका विस्तार कहाँ पे हो गया है? ट्रांस हिमालय में हो गया है। तो यह कुछ इससे संबंधित मुख्य बिंदु थे। लेकिन यहीं पर एक पॉइंट और भी आता है कि श्योक की भी एक सहायक है। श्योक की भी क्या है? एक सहायक है, जिसका नाम है नुब्रा नदी। क्या नाम है? नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी क्या करती है उसको भी हम थोड़ा मैप से देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर हमने कहा कि जा रही है कौन सी? यहां पर काराकोरम लद्दाख के मध्य से जा रही है श्योक, और इसी की एक सहायक नदी जिसका नाम है नुब्रा नदी घाटी। आप लोग एटलस में देखिएगा, कहां पर? एटलस में। तो होता क्या है, और यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ऊपर यहीं पर है काराकोरम दर्रा है। क्या है? काराकोरम दर्रा है। और काराकोरम दर्रा क्यों महत्वपूर्ण है यह बात अभी समझ में आ जाएगी। क्योंकि इधर देखिएगा, इस एरिया में यहां पर है POK। क्या है? POK। और इधर जो है, इधर का एरिया क्या है? इसका नाम है अक्साई चीन। क्या नाम है? अक्साई चीन। तो यदि काराकोरम दर्रा अगर मान लेते हैं फ्री हो जाए तो अक्साई चीन POK से मिल जाएगा, जो भारत के लिए काफ़ी बैड न्यूज हो सकता है। तो भारत क्या करता है? इस काराकोरम दर्रे पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। और इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए करता क्या है? इसी काराकोरम के पास में एक जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। क्या है? सियाचिन। तो सियाचिन पे अपना एक सैन्य बेस अड्डा बनाया है। सियाचिन एक बर्फ का पहाड़ है। तो सियाचिन पर भारतीय सेना रहती है, और भारतीय सेना क्या करती है? यहां से इस काराकोरम दर्रे पर नियंत्रण स्थापित करती है कि जिसके माध्यम से अक्साई वाला चीन POK से कनेक्ट ना हो सके। तो ध्यान रखिएगा, काराकोरम महत्वपूर्ण दर्रा है जो अक्साई चीन को POK से जोड़ता है, लेकिन ये लोग आपस में जुड़ ना सकें उसके लिए भारतीय सेना कहां पर रखती है? सियाचिन ग्लेशियर में रहती है, उसके टॉप पर, वहां से निगरानी बनाए रखती है। तो इसी सियाचिन के पास जाने के लिए जो वहाँ पर हमारी एक छावनी है जहाँ पर सेना रहती है, मेन हमारी जो सैन्य अड्डा है वो कहाँ पर है? लेह में है। कहाँ पर है? लेह में है। लेकिन यहाँ से सपोर्ट देने के लिए लोग जाते हैं अक्सर अक्साई में, अरे हम कह सकते हैं सियाचिन में। तो यहाँ से यहाँ पर जाने का जो मार्ग है, कहाँ से? लेह से सियाचिन जाने का जो मार्ग है वह किसके माध्यम से जाते हैं? तो जो नुब्रा नदी है, कौन सी नदी है? नुब्रा नदी का लोग सहारा लेते हैं, क्योंकि यहाँ का जो स्थल रूप है काफ़ी विषम है। बहुत संरचनाएं कैसी हैं? विषम हैं। कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं गहरी गहरी घाटियाँ हैं। ऐसे में यहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो लोग इसी नदी मार्ग का सहारा लेते हैं इस लेह से कहाँ जाने के लिए? सियाचिन। सियाचिन क्यों जाते हैं? क्योंकि जिससे हम काराकोरम पर क्या कर सकें? अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें।
और यदि कराकोरम पर नियंत्रण होगा तो पीओके को अक्साई से हम क्या कर सकते हैं, अलग रख सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो नुब्रा नदी है इसकी चर्चा रहती है, और जो नुब्रा नदी है वो किसकी सहायक है, श्योक की। तो देखिएगा यहाँ पर सिंधु है, इस सिंधु की सहायक कौन है, श्योक है, और इसी श्योक की कौन सहायक है, नुब्रा है। और यह नुब्रा नदी क्यों न्यूज में रहती है, क्योंकि नुब्रा नदी के माध्यम से ही भारतीय सेना लेह से कहाँ जाती है, सियाचिन जाती है। और सियाचिन क्यों जाती है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि सियाचिन से ही हम लोग कराकोरम दर्रे पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे हम अक्साई चीन को पीओके से क्या करते हैं, अलग रखते हैं। तो ये बात शायद कुछ आपके समझ में आ गई होगी कि ठीक है, ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, एक का नाम है लद्दाख, एक का नाम है कराकोरम, एक का नाम लद्दाख, और एक का नाम क्या है, जास्कर है। तो यहाँ पर बात है कि यहाँ पर है श्योक नदी। श्योक नदी क्या करती है, सिंधु की सहायक है, लेकिन इस श्योक की कौन सी सहायक है, नुब्रा है। इसकी सहायक कौन सी है, नुब्रा। और यह नुब्रा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो भारतीय सेना है वह लेह से कहाँ जाती है, सियाचिन जाती है। तो यह बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेह से सियाचिन जाने का जो मार्ग है वह क्या है, यही नुब्रा नदी घाटी है। और यह नुब्रा नदी किसकी सहायक है, श्योक की सहायक है। और श्योक किसकी सहायक है, सिंधु की सहायक है। श्योक कहाँ से गुजरती है, कराकोरम और लद्दाख के मध्य से गुजरती है, जबकि सिंधु लद्दाख और जास्कर के मध्य से गुजरती है। तो यह कुछ इससे संबंधित प्रमुख बिंदु थे छोटे छोटे। वैसे आपको इसके बारे में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत चीन का यहाँ पर टेंशन बढ़ता ही जा रहा है, कभी भारत चीन का तो कभी भारत पाकिस्तान का। ऐसे में इस ट्रांस हिमालय की प्रासंगिकता आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बढ़ जाती है। इस पर आप थोड़ा गहरी स्टडी करिएगा एटलस के साथ। जितनी बार एटलस देखेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर क्लियरिटी मिलने वाली है। तो इसी को हमने पीपीटी के माध्यम से भी दिखाया है कि यहाँ पर है कराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर। नॉर्थ में कौन है, कराकोरम, साउथ में कौन है, लद्दाख, फिर कौन है, जास्कर। लद्दाख और कराकोरम के मध्य से श्योक जाती है, जबकि लद्दाख और जास्कर के मध्य से सिंधु गुजरती है। ठीक है, इसी के बारे में कुछ पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कराकोरम, इसका जो तिब्बतीय विस्तार है यहीं पर है कैलाश श्रेणी, जिसमें क्या है, मानसरोवर झील स्थित है। ये तो हो गया। साथ में क्या हमने कहा कि जो लद्दाख है, अच्छा शायद हमने वहाँ पर सारामती बोल दिया था बाई मिस्टेक, कि सारामती जो है आप देखिएगा, हम कहेंगे जब आप पढ़ेंगे पूर्वोत्तर हिमालय, क्या पढ़ेंगे, पूर्वोत्तर हिमालय, तो वहाँ पर आएगा। नाम थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि राकापोसी या सारामती। तो यहाँ पर राकापोसी है, सारामती आपका पूर्वोत्तर का है। हम लोग भी उसको देखेंगे जब पूर्वोत्तर हिमालय देखेंगे तो। लेकिन अभी यहाँ पर नाम क्या है, राकापोसी है। पीछे जो भी मिस्टेक है उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कि लद्दाख की जो सबसे ऊंची पर्वत संरचना उसका नाम क्या है, राकापोसी है। साथ में यहाँ पे लिखा है जास्कर। जास्कर की उत्पत्ति तो हुई है ग्रेट हिमालय में, लेकिन विस्तार कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय में। यानी यही जो जास्कर है आप जो ये देख रहे हैं, यह जास्कर निकला कहाँ पे है, ग्रेट में निकला है। जो ग्रेट है यहाँ पे है इसका विस्तार, मानी ओरिजिन, लेकिन ये कहाँ पर फैल गया है, ट्रांस में। इसको अलग कौन करता है, ITSZ। ठीक है, तो यह इसका पीपीटी फॉर्म है। हाँ, इसके बारे में अब देख लेते हैं कि इस ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत संरचना से संबंधित कौन कौन सी चोटियाँ हैं, फिर कौन कौन से दर्रे हैं और कौन कौन से ग्लेशियर हैं। यह 3 पॉइंट हर हिमालय में ज़रूरी है। ग्रेट हिमालय पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कुछ चोटियाँ होती हैं, वहाँ पर भी कुछ दर्रे मिलेंगे, वहाँ पर भी कुछ ग्लेशियर मिलेंगे। ग्लेशियर यानी हिमनद। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई एक रेंज है, या जैसे ये कराकोरम रेंज है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा ये रेंज जो है सिमिलर ऊंचाई की होती, ऐसा नहीं होता है। रेंज तो है, लेकिन इसके टॉप पर भी कहीं पर पीक होगा, कहीं पर डाउन होगा, कुछ अप एंड कुछ डाउन्स वहाँ पे मिलते रहते हैं, अप डाउन रहेगा। तो जो उसी में अप होते हैं उसको हम लोग पीक कह देते हैं। इसको हम लोग अपनति अभिनति में पढ़ेंगे
कि जब फोल्डेड माउंटेन की ओरिजिन हम पढ़ेंगे, ओरोजनी, वहाँ पर देखेंगे कुछ वहाँ पर अपनत होती हैं, कुछ अभिनत होती हैं, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि पूरी जो रेंज होती है समान ऊंचाई की नहीं होती, उसमें भी कहीं पर अप होता है तो कहीं पर डाउन होता है। तो जो अप होता है उसी को हम लोग पीक कह देते हैं। तो जो हम कह सकते हैं कराकोरम रेंज है वह पूरी एक समान ऊंचाई की नहीं है, उसमें भी बहुत से पीक आपको नजर आएंगे, तो उसी को हम कहते हैं पर्वत चोटियाँ। उसी प्रकार लद्दाख में भी पूरी रेंज एक समान ऊंचाई की नहीं, उसमें भी कुछ पीक हैं, और उसी में एक पीक क्या है, राकापोसी। सेम जास्कर है, जास्कर में भी कुछ पीक मिलेंगे आपको। तो हम उसी पीक की बात कर रहे हैं कि ट्रांस हिमालय में कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। सारी पर्वत चोटियों का अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं पर्वत चोटियों का अध्ययन करेंगे जिनका वैश्विक स्तर पर कुछ स्थान है, उसी का हम अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं जो ट्रांस हिमालय से संबंध रखती हैं। लेकिन उसमें जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, अगर हम उसका नाम बताएं आपसे, तो उसका नाम है माउंट केटू। क्या नाम है? माउंट केटू। उसी को हम कहते हैं गाडविन ऑस्टिन। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं, और उसी में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी उसका नाम क्या है? माउंट केटू। इस माउंट केटू का दूसरा नाम क्या देते हैं? गाडविन ऑस्टिन। ये जो गाडविन ऑस्टिन या माउंट केटू है, यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत संरचना है। साथ में यह जो है ट्रांस हिमालय की, किसकी? ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत संरचना है। हम पूरे हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा ट्रांस हिमालय वाला पार्ट है, उस ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत संरचना उसका नाम है माउंट केटू। और यह माउंट केटू भारत के टेरिटरी में आता है, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है। तो इस आधार पर वो चाहे अब हम पीओके में हो, कहीं पे भी हो, वह हमारा इशू नहीं। बस इशू क्या है कि यह भारत का है। तो भारत का है, तो इस आधार पर यह माउंट केटू ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होने के साथ साथ भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है माउंट केटू। और यह किस हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में है। ग्रेट हिमालय में नहीं है, बृहद हिमालय का पार्ट नहीं है, बल्कि किस हिमालय का पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो हम कह सकते हैं भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू यानी गाडविन ऑस्टिन है। और कौन कौन सी हैं? अगर और हम नाम बताएं कि जो ट्रांस हिमालय में पर्वत चोटियां हैं, उसमें है गासेब्रम है, मासेब्रम है और ब्राड पीक है। तो यह 4 पर्वत चोटियां हैं जो अपना एक स्थान रखती हैं। सबसे ऊंची कौन है? माउंट केटू है। फिर कौन है? गासेब्रम है, मासेब्रम है और ब्राड पीक है। यह 4 प्रमुख पर्वत चोटियां हैं ट्रांस हिमालय में, जिनका वैश्विक स्तर की जो भी पर्वत चोटियां हैं उनमें एक स्थान है। और इन सभी में माउंट केटू ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत संरचना के साथ साथ भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत संरचना है। यह भी आपको याद कर लेना है। फिर यहाँ पर है प्रमुख ग्लेशियर। ग्लेशियर यानी कुछ यहाँ पर हिमनद पाए जाते हैं ट्रांस हिमालय में। हिमनद मतलब बर्फ की नदी। जैसे पानी की नदी होती है वैसे बर्फ की नदी होती है। तो जब पहाड़ी काफ़ी ऊंचाई पर होती है तो वहाँ पर बर्फ़ की चादरें हो जाती हैं, और बर्फ़ के प्रेशर से कुछ वहाँ से पानी के साथ साथ बर्फ़ निकलने लगती हैं, तो उसी बर्फ़ की नदी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लेशियर। तो यहाँ पर भी कई ग्लेशियर हैं, और उसी में एक जो सबसे प्रमुख ग्लेशियर है उसका नाम है सियाचिन। क्या नाम है? सियाचिन। यही भारत की सबसे आखिरी छावनी है जहाँ से भारतीय सेना कंट्रोल करती है कराकोरम दर्रे को, क्योंकि अगर इस पे कंट्रोल नहीं होगा तो जो पीओके है वह अक्साई चीन से मिल जाएगा, जो भारत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सियाचिन शुरू से ही भारत का पार्ट था। सियाचिन भारत का पार्ट नहीं था। यह भारत का पार्ट तो काफ़ी बाद में हुआ है, ऑपरेशन मेघदूत के तहत। उसके पहले किसके अंडर में था? पाकिस्तान के अंडर में था। तो यहाँ पर प्रमुख ग्लेशियर में सबसे प्रमुख कौन है? सियाचिन है। उसके बाद कौन है? बैफो है, बाल्टरो है, हिस्पार है। तो इनके नाम आप याद कर लीजिएगा, सियाचिन, वैफो, बाल्टरो और हिस्पार। यहाँ पर 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं जिनके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। इसके बाद देखें कुछ प्रमुख दर्रे हैं।
जो इसी ट्रांस हिमालय में उपस्थित हैं। हमने कहा कि दर्रा और घाटी में अंतर होता है। घाटी दो पर्वत श्रेणियों को अलग करती है, दो पर्वत श्रेणी जा रही, बीच में क्या है, घाटी है। लेकिन जो दर्रा होता है किसी एक श्रेणी को कई पार्ट में कट कर देता है। तो जो सबसे प्रमुख दर्रा है, अगर उसकी हम बात करें तो वहां पर कौन है, काराकोरम है। तो काराकोरम रेंज, जो काराकोरम रेंज है सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय की, उसी में एक दर्रा जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। तो सबसे प्रमुख दर्रा है काराकोरम, जो अक्साई चीन को पीओके से जोड़ता है। तो यहां पर प्रमुख दर्रे में सबसे प्रमुख कौन है, यह काराकोरम दर्रा है। अन्य दर्रों में अगर हम बात करें तो वहां पर है केप सांगला, फिर है लनकला, चांगला, जार्डिंगला, इन सब के नाम आप देख सकते हैं। तो अन्य दर्रों में कौन कौन से हैं, केप सांगला है, लनकला है, चांगला है, चार्डिंगला है, जाराला है। नाम थोड़ा नीचे चला गया है, लेकिन नाम हम यहाँ पे, ये देखो नाम है, इसका नाम है जाराला, यहाँ पे लिख देते हैं। ला मतलब ही होता है दर्रा। फिर एक है चार्डिंगला, क्या नाम है, चार्डिंगला। थोड़ा पेन यहाँ पे दिक्कत कर देती है चलाने में, लेकिन फिर भी कोई विशेष इशू नहीं है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप कर सकते हैं चार्डिंगला। तो यहाँ पर प्रमुख दर्रे कौन है, सबसे प्रमुख तो है काराकोरम, फिर केप सांगला है, लनकला है, चांगला है, फिर चार्डिंगला है, जाराला है। ये सब प्रमुख क्या हैं, दर्रे हैं। कहाँ पर, ट्रांस हिमालय में है। तो काराकोरम तो काराकोरम रेंज पे रहे। बाकी यहाँ पर चांगला जो है, तो अगर हम बात करें तो चांगला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह चांगला काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि चांगला के पास में ही DRDO का एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, और जहाँ पर स्थापित है उसका नाम है पैंगोंग त्सो लेक। वही पैंगोंग त्सो लेक है जहाँ पर भारतीय सेना और चीन की सेना क्या है, आमने सामने खड़ी रहती है। तो उसी पैंगोंग त्सो लेक के पास भारत का DRDO के द्वारा स्थापित किया जाने वाला स्थल का सबसे ऊंचाई पर स्थित है रिसर्च सेंटर। अगर कहा जाए स्थल का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कोई भी अगर रिसर्च सेंटर है तो वह किसके द्वारा स्थापित किया गया है, DRDO के द्वारा। और कहाँ पर किया गया है, इसी चांगला के पास में पैंगोंग झील के समीप में किया गया है, जो कहाँ पर है, लद्दाख वाले टेरिटरी में है। तो ठीक है, यानी इस ट्रांस हिमालय से संबंधित कुछ प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं, कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं और कुछ प्रमुख यहाँ पर दर्रे हैं। और दर्रों से प्रश्न तो पूछा ही जाता है। हम लोग जब सिंधु नदी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने आपसे डिस्कस किया था कि सिंधु नदी किन किन दर्रों से क्रॉस करती है, सतलज नदी किन किन दर्रों से क्रॉस करती है। तो नदी वाले टॉपिक को और इन दर्रे वाले टॉपिक को क्या करिएगा, आपस में कोरिलेट करते हुए पढ़ते चलिएगा। ऐसा नहीं कि आप नदी पढ़ लिए तो अब हिमालय को अलग कर दो, नदी को अलग कर दो, नहीं। नदी जो है इसी पर्वत संरचनाओं से ही इनकी ओरिजिन होती है, इसलिए नदी को पर्वत से अलग ना करिएगा। तो उनको भी आप इसी में मिक्स करके पढ़ते चलिएगा। फिर यहाँ पर है वही जो श्योक नदी है। श्योक नदी सिंधु की सहायक है। किस तट की है, दाएं तट की है। किसके मध्य से गुजरती है, काराकोरम और लद्दाख के मध्य से गुजरती है। और इसी श्योक की एक शाखा है जिसका नाम है नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह लेह को किसे जोड़ती है, सियाचिन से जोड़ती है। सियाचिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की यहाँ पर आखिरी छावनी है जो काराकोरम दर्रे पर नियंत्रण रखती है। फिर है कि सियाचिन चूंकि प्रारंभ से ही भारत का हिस्सा नहीं रहा है, बल्कि 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत, किसके तहत, ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने इस पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो यह कुछ प्रमुख बिंदु हैं। हाँ, साथ में यहाँ पर लद्दाख में एक घाटी भी है जिसका नाम है मूर्खा घाटी। क्या नाम है, मूर्खा घाटी। और इसका संबंध इसी नुब्रा नदी से है। किससे है, इसी नुब्रा नदी से। उसका नाम क्या है, मूर्खा घाटी। तो ठीक है, यह ट्रांस हिमालय से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु थे जिसके बारे में हमें जानकारी रखना आवश्यक था।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में हिमालय से संबंधित जो हमारा सबसे प्रमुख रेंज है, जिसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालय, उसका अध्ययन करेंगे कि ग्रेट हिमालय से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसकी कौन कौन सी पर्वत संरचनाएं हैं, कौन कौन सी चोटियां हैं, कौन कौन से ग्लेशियर हैं या कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।